मुझे याद है वो रात जब हवा में एक ऐसा ठंड का झर घुला हुआ था कि हर सांस जैसे अंदर जाकर बर्फ बन रही हो। मैं अपने कमरे के अंधेरे में बैठा था, हाथ में एक पुरानी डायरी जिसके पन्ने वक़्त के साथ पीले पड़ चुके थे। हवा का एक हल्का सा झोंका चला और एक अजीब सी खामोशी का पर्दा मेरे कमरे पर छा गया। उस खामोशी में मेरा फ़ोन बज उठा। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई गलती से आया कॉल होगा, लेकिन जब मैंने स्क्रीन पर देखा तो मेरी उंगलियां सर्दी में भी पसीने से भीग गईं। उस पर लिखा था फ़ारूक कॉलिंग। फ़ारूक, जो 3 साल पहले मर चुका था, जिसका चेहरा मैंने उसके कफन के नीचे खुद देखा था। मेरे हाथ से फ़ोन लगभग गिर ही गया, लेकिन मैंने कॉल उठा ली। पहले स्टैटिक की आवाज़ आई, जैसे हवा मिट्टी के अंदर से गुजर रही हो। फिर एक बहुत ही हल्की लेकिन पहचानी हुई आवाज़, मैं यहाँ ठंड में हूँ, बहुत ठंड। मेरी गर्दन में एक ठंडी लहर उतर गई। ये कौन है? कैसा मजाक है ये? मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज़ मजबूत लगे, लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। फिर उसकी हंसी आई, लेकिन वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने मिट्टी में हंसी को दबा दिया हो, घुट घुट कर बाहर निकल रही हो। मैं फ़ारूक हूँ, कब्रिस्तान से बोल रहा हूँ। मैंने बिना कुछ कहे कॉल काट दी, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ही घंटी दोबारा बज उठी। इस बार उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन उसमें एक अजनबी बेचैनी थी। तू क्यों नहीं आता? यहाँ एक जगह खाली है। उस रात मैंने फ़ोन खुद से दूर फेंक दिया, लेकिन उस आवाज़ का बोझ मेरे कानों में घुस गया। अगली 2 रात तक हर 12 बजे कॉल आता। मैं नंबर ब्लॉक करता, लेकिन नए नंबर से कॉल आ जाता। एक रात जब मैंने कॉल उठाया तो बस एक लफ्ज़ सुना, पीछे देख। मेरी सांस रुक गई। धीरे से मैंने सिर मोड़ा। कमरे के कोने में एक गीला अंधेरा सा साया था, जिसके बीच में 2 जलती हुई लाल आंखें थीं। मैंने झट से बत्ती जला दी। कुछ नहीं था, लेकिन कमरा मिट्टी की बहुत तेज़ गंध से भर गया था। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद ये सिर्फ मेरा दिमाग है, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे जहर की तरह पकड़ लिया। छठी रात मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। हवा में गीले कफन और पुरानी मिट्टी की बू थी। दरवाजे के पास खड़ा हुआ तो फ़ोन बज उठा। बस एक कदम अंदर, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अंधेरों में कदम रखता गया। हर कब्र जैसे अपनी आंखों से मुझे देख रही थी। मिट्टी नीचे से नरम लग रही थी, जैसे जिंदा हो। फ़ारूक की कब्र तक पहुंचते हुए फ़ोन में सिर्फ एक सांस और हल्की सी फुसफुसाहट थी, नीचे आ जा। मैंने नीचे देखा। मिट्टी अपने आप में धंस रही थी, जैसे मुझे निगलने को बेचैन हो। मेरे पैर जम गए, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कब्रिस्तान का दरवाज़ा अब वहाँ था ही नहीं, सिर्फ और कब्रें, और उनके दरमियान एक लंबा बेकरार सन्नाटा। मेरा फ़ोन हाथ से गिर गया, लेकिन उसकी घंटी मिट्टी में दबने के बावजूद बजती रही। मैं पीछे हटा, लेकिन फ़ारूक की कब्र में एक गीला काला हाथ बाहर निकलकर मिट्टी को चीर रहा था। उस हाथ ने मिट्टी को ऐसे पकड़ा जैसे कोई पानी में से निकलकर हवा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। उसकी उंगलियां लंबे लंबे नाखूनों से भरी थीं। फिर एक पल में उस हाथ ने मुझे पकड़ लिया। मैं चीखा, लेकिन मेरी चीखा हवा में गूंज कर खत्म हो गई। मिट्टी मेरी कमर तक आ गई थी। मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ फिर गूंजी, मैं अकेला था, अब तू भी यहाँ हमेशा के लिए रहेगा। मैंने मिट्टी को जोर से पर धक धक के नीचे खींचने लगा। आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वो था फ़ारूक का चेहरा, पूरी तरह से गल चुका, लेकिन उसकी आंखें जिंदा थीं, सीधा मेरी आंखों में घूरती हुई। उसके बाद सब कुछ अंधेरा और फिर खामोशी। आज कोई भी इस शहर के कब्रिस्तान के कोने में जाता है तो वहाँ एक पुरानी कब्र के पास एक पुराना फ़ोन पड़ा मिलता है। उस फ़ोन में सिर्फ एक कांटेक्ट होता है, और जब वो नंबर बजता है कोई भी वापस नहीं आता।